हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स पेडागोजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो पार्ट 2 में हम आज कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में संपूर्ण गणित शिक्षण शास्त्र के जो भी टॉपिक्स आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सबको हमने कवर कर लिया था। जैसे कि हमने मैथमेटिक्स के बारे में जाना, उसके बाद हमने गणित की क्या प्रकृति होती है, लैंग्वेज हो गया, या फिर उद्देश्य क्या है एनसीएफ के अकॉर्डिंग, या फिर यहाँ पे अगर हम संरचना की बात करें या हम शिक्षण सामग्री की बात करें, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको इसकी वीडियो देखनी है तो मैं लिंक दे दूंगी आप सभी को कमेंट बॉक्स में। प्लीज आप लोग चेकआउट करिएगा पार्ट 1 के लिए, बिकॉज पार्ट 1 में काफी इंपॉर्टेंट मैंने टॉपिक्स यहाँ पे कवर ऑलरेडी करवा दिया है। आज की वीडियो में हम पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। जो टॉपिक्स मैथ्स के रह गए थे उनको आज हम कंप्लीट कर लेंगे, जिससे कि आपका 15 नंबर का सीटेट में मैथ्स पेडागोजी बहुत अच्छे से आज प्रिपेयर हो जाएगा। तो चलिए फिर करते हैं वीडियो की शुरुआत। एंड पीडीएफ के लिए आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप से, वहां पे मैं शेयर कर दूंगी। तो चलिए फिर करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से। फर्स्ट टॉपिक हमारा आता है वेन हिले का ज्यामितीय स्तर सिद्धांत, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें देखो क्या आपको याद रखना है, वेन हिले ने ज्यामितीय चिंतन सिद्धांत दिया। इनका जो सिद्धांत था वो किस पे आधारित था? ज्यामिति, यानी कि हमारे अंदर ज्योमेट्रिक थिंकिंग कैसे डेवलप होती है, हमारे अंदर ज्यामिति चिंतन जो हम थॉट जो हमारा होता है वो कैसे विकसित होता है, इसके लिए इन्होंने अपनी थ्योरी में 5 स्टेजेस बताए। और एक एक करके हर स्टेज के बारे में बात करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। पहला स्टेज है आपका जिसको हम लेवल 0 या लेवल 1 बोलते हैं, जो कि है आपका विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन मतलब कि दृश्यीकरण इसको कहा जाता है। नाम से क्या लग रहा है कि जहां पे बच्चा देख करके किसी भी चीज को समझने की कोशिश करता है, यानी कि ज्योमेट्री में अगर आप आकृतियों की बात करें तो इस स्टेज पे जब बच्चा होता है तो वो केवल और केवल चीजों को देख करके एक इमेज बनाता है और आकृति की दिखावट के आधार पर वो जो भी फिगर है उसको क्लासिफिकेशन करता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि इसमें बच्चा केवल चीजों को जानते हैं और उन्हें देख करके एक इमेज बना लेते हैं। आकृति की जो दिखावट है उसके आधार पे वो आकृति को केवल पहचानने का काम करते हैं। Students recognize shapes by their global holistic appearance, यानी कि केवल किसी भी आकृति को बच्चा यहाँ कैसे समझता है, एक संपूर्णता में समझता है। वो यहाँ पे प्रॉपर्टीज नहीं बताते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि बच्चा आपको नहीं बताएगा कि इसके 4 भुजाएं होती हैं, इसके 4 एजेस होते हैं, इसके कोण होते हैं। तो कोण, भुजाएं, ये सब उसको बिल्कुल भी नहीं पता। केवल वो ये बताता है कि भाई ये सर्कल है तो ये बॉल जो है ये सर्कल शेप का होता है, आइसक्रीम जो है वो कोन शेप की होती है, रेक्टेंगल कैसे पहचानेगा, दरवाजे को देख के पहचान सकता है, या ट्राइंगल को वो सैंडविच या फिर किसी भी पिज्जा है उसको देख के पहचान रहा है। तो ऐसे बच्चा क्या करता है, केवल किसी भी आकृति की दिखावट के आधार पर आकृतियों की केवल पहचान करता है। तो अगर वो बच्चा ऐसा कर रहा है तो वो कौन से स्टेज पर है? लेवल 0 पर है, जिसको विजुअलाइजेशन कहा जाता है। दूसरा स्टेज आता है जिसको कहा जाता है विश्लेषण। अब थोड़ा सा बच्चा और आगे गया, उसका जो चिंतन है वो और विस्तृत हो जाता है। तो चिल्ड्रन कैन आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द कंपोनेंट, पार्ट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ शेप्स। ये इंपॉर्टेंट है। अब जो चीज वहां वो नहीं कर पा रहा था यहाँ पे वो करने लगता है। अब मैंने जैसे बोला कि यहाँ पे वो भुजा नहीं बता पा रहा कि भाई त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, 3 इसकी एजेस होती हैं। तो ये चीज जो है प्रॉपर्टीज को बताना वो कहाँ पे करता है? विश्लेषण, यानी लेवल 1 एनालिसिस स्टेज पे करता है। तो यहाँ पे कि इस स्तर पर छात्र ज्यामितीय आकृतियों के गुणों का विश्लेषण और उनका नामकरण करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज याद रखना, बच्चा यहाँ पे ये तो बता देता है कि भाई रेक्टेंगल के 4 साइड्स होते हैं, रेक्टेंगल के जो एंगल है वो 90 डिग्री के होते हैं सभी, और ऑपोजिट जो है वो कॉन्ग्रेंट है। ये सब बच्चा बता देता है, लेकिन वो इनके अंदर संबंधों को नहीं देख पाता है। मतलब अगर आप उसको यहाँ पे सिद्ध करने के लिए बोलेंगे तो वो सिद्ध नहीं कर पाएगा किसी भी चीज को। वो यहाँ पे सिद्ध वगैरह नहीं करता, केवल और केवल उसकी विशेषताओं को, प्रॉपर्टीज को, पार्ट्स को समझने लगता है। ठीक है, तो ये कौन सा स्तर था? विश्लेषण स्तर था, जहां पे वो केवल नामकरण कर रहा है,
केवल वो जो प्रॉपर्टीज है, जो आकृति की जो विशेषता है उसको केवल समझ रहा है। वो ये नहीं समझ पाता कि भाई अगर इसके चार भुजाएं हैं तो चार कोण भी बराबर होंगे, ऐसा कुछ वो नहीं समझता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब आता है लेवल 2, जो कि अगर हम देखें तो थर्ड स्टेज है ये, 5 स्तरों में से ये तीसरा आता है लेवल 2, यानी कि इसको एब्स्ट्रैक्शन भी बोला जाता है, इनफॉर्मल डिडक्शन बोला जाता है, और इसको ऑर्डरिंग और रिलेशनल भी बोला जाता है। बहुत सारे नाम हैं। अनौपचारिक निगमन या फिर इसको अमूर्तता भी बोला जाता है। ठीक है, तो इनफॉर्मल डिडक्शन यानी एब्स्ट्रैक्शन स्टेज में क्या होता है कि यहाँ पे कि स्टूडेंट्स रिकॉग्नाइज द रिलेशनशिप्स बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक शेप्स, यानी कि यहां तक वो क्या कर रहा था, केवल यहाँ पे प्रॉपर्टीज को देख रहा था एनालिसिस में, लेकिन यहाँ आते आते उसको ये पता चल गया कि एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी हो सकता है। तो इस चीज का जो बच्चा एक अंदाजा लगाना स्टार्ट करता है, या इस तरह की थिंकिंग जब बच्चे की डेवलप होती है, तो ये आपका एब्स्ट्रैक्शन के अंदर आता है। यहाँ बच्चा अमूर्त तरीके से सोच पाता है, विभिन्न आकृतियों के बीच विशेषताओं को यहाँ पे वो समझ रहा है। अब आप देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अ स्क्वायर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रेक्टेंगल। क्या बोला गया कि भाई जो एक स्क्वायर होता है, स्क्वायर एक स्पेशल तरह का रेक्टेंगल भी है, यानी कि स्क्वायर आयत भी होता है। ठीक है, वर्ग जो है वो आयत भी है। तो ये जो बच्चे ने दिमाग लगाया, या इस चीज को बच्चा कंक्लूड करता है, यहाँ पे वो समझने लगता है, यानी दो आकृति है, उनकी विशेषताओं को समझने के बाद उनके बीच क्या एक कॉमन चीज है, क्या संबंध है, इस चीज को वो एब्स्ट्रैक्शन में ही समझ पाता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन सीटेट में सीधा ये आता है कि कौन से स्टेज पे बच्चा जो है रिलेशनशिप समझने लगता है बिटवीन डिफरेंट ज्योमेट्रिक शेप्स। या फिर बच्चा ये कहता है, अगर कोई बच्चा ये कह रहा है कि एक स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल भी होता है, ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम्स, तो अगर बच्चा ऐसा कुछ बोलता है तो ये आपका अनौपचारिक निगमन स्तर होगा। यहाँ पे वो एक्सप्लेन कर पाता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी दे देगा आपको, वो भी बता देगा कि क्यों स्क्वायर रेक्टेंगल है ना, तो ये एक्सप्लेनेशन देने का काम यहाँ बच्चा करता है। तो आई होप कि बहुत अच्छे से आपको ये वाला स्टेज जो है एब्स्ट्रैक्शन लेवल 2 समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हमने 3 पढ़ा। पहला था विजुअलाइजेशन, केवल देख के पहचान रहा है, फिर विश्लेषण में अब उनकी विशेषताओं को पहचानने लग गया आकृतियों की, और तीसरे में एब्स्ट्रैक्शन में दो आकृतियों के बीच में संबंधों को भी वो स्थापित करता है। अब बात करते हैं लेवल 3। ठीक है, लेवल 3 आता है, इसके एक स्टेप और ऊपर यहाँ पे बच्चा जाता है, और ये स्टेज 4 भी है वेन हिले की थ्योरी में। इसको कहा जाता है फॉर्मल डिडक्शन। पहले था इनफॉर्मल डिडक्शन, अनौपचारिक था, यहाँ पे फॉर्मल डिडक्शन आ जाता है, यानी औपचारिक निगमन स्तर आ जाता है। इस स्तर पे बहुत सिंपल है। इस स्तर पे बच्चा क्या करता है, प्रूफ्स को कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट करता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा थोड़ा सा जो उसका थॉट है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। यहाँ पे ज्यामितीय अवधारणाओं को समझने के साथ साथ वो डिफरेंट जो भी थ्योरम है, कोई प्रूफ करना हो, कोई परिभाषाएं बतानी हो, वो सारी चीजें यहाँ बच्चा करने लगता है। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो, एक थ्योरम दिया हुआ है कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स आर ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब ये क्या एक थ्योरम है, इस चीज को यहाँ बच्चा यहाँ प्रूव कर रहा है, ड्रॉ करा उसने प्रूफ किया, उसने कंस्ट्रक्शन किया, एंड देन आपको वो फाइनल आंसर यहाँ पे देता है। हम भी ऐसा करते थे, हम भी प्रूफ करते थे कि सिद्ध करो ये, सिद्ध करो वो, इस तरह से क्वेश्चन हम लोग करते थे। तो अगर इस तरह से बच्चा कोई भी प्रूफ कर रहा है, कोई सिद्धांत है, कोई प्रमेय है, कोई अवधारणा है, उसको वो वहां पे कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो ये स्तर क्या है, औपचारिक निगमन स्तर है, जो कि चौथा लेवल आता है वेन हिले की थ्योरी में। ठीक है, तो यहाँ पे मोर कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक कंसेप्ट उसका डेवलप हो जाता है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज के बारे में वो सोच भी सकते हैं, और जो भी डेफिनेशन है, एक्सियम है, थ्योरम है, उसके बीच रिलेशनशिप को बच्चा समझने लगता है बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर हो गया कि जो थिंकिंग है वो उसकी रीजनिंग की तरफ जाती है, और थ्योरीज को प्रूफ करता है। यहाँ पे वो प्रूफ करना स्टार्ट कर रहा है। तो ये है आपका औपचारिक निगमन अवस्था। अब आते हैं अपने लास्ट स्टेज पे, जो कि है लेवल 4 रिगर। लेवल 5 भी इसको आप कह सकते हो, थोड़ा सा लेवल में आगे पीछे हो सकता है गाइस, क्योंकि कभी कभी जैसे मैंने बोला कि विजुअलाइजेशन कभी कभी 1 करके आता है, कभी 0 करके आता है।
तो इसीलिए आप इसको ऐसे ही याद रख लो। लास्ट स्टेज क्या है आपका? रिगर है, जिसको दृढ़ता या कठोरता कहा जाता है, रिगर स्टेज। अब देखो यहां तक तो वो प्रूफ कर रहा था सारी चीजें, थ्योरम सॉल्व कर रहा है, सारे सवालों को कर ले रहा है, प्रूफ कर ले रहा है। यहाँ पे क्या करता है, वो हाईएस्ट ज्योमेट्रिक रीजनिंग पे पहुंच जाता है। ये क्या है? लास्ट लेवल है, जहां पे बच्चा कंप्लीटली ज्योमेट्रिक थॉट में प्रिपेयर हो जाता है, एब्स्ट्रैक्ट चीजों को सोच पाता है। जैसे यहाँ पे रिगर का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सियम एंड अ थ्योरम। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्सियम और थ्योरम में क्या अंतर होता है, तो अगर वो ये अंतर का आंसर आपको दे रहा है, वो बता पा रहा है कि एक्सियम क्या है और थ्योरम क्या है, तो यानी कि वो कौन से स्तर पे है? रिगर स्टेज पे है। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप भी रिगर स्टेज पे ही हैं, क्योंकि हमारे सीटेट में भी ये क्वेश्चन आता है कि एक्सियम क्या होते हैं, जिनको बिना सिद्ध किए सच मान लिया जाता है वो एक्सियम है। थ्योरम क्या होते हैं? जो प्रूफ के साथ जिनको सिद्ध किया जाता है वो थ्योरम बन जाता है। तो मुझे पता है कि एक्सियम और थ्योरम में क्या अंतर है, तो ये कौन सा स्तर है? रिगर स्टेज है, जहां पे वो बहुत हाईली एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल रीजनिंग को करता है। वो जितनी भी गणित की प्रणालियां हैं, जो भी सिद्धांत है, जो भी परिभाषाएं हो गई कॉम्प्लेक्स, उनके बीच में संबंधों को भी जानने लगता है। जैसे यहाँ पे है कि एक्सियम और थ्योरम के बीच अगर वो डिफरेंस बता रहा है तो वो रिगर स्टेज पर है। ठीक है, सो गाइज आई होप कि आपको वेन हिले बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका 1, 2, 3 से आते हैं, तो अच्छे से इनको आपको पढ़ना है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले कंसेप्ट की तरफ। अगला कंसेप्ट है असेसमेंट, इवैल्यूएशन एंड रेमेडियल टीचिंग, जो कि आपके मैथ्स में बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो आइए बात करते हैं एक एक करके। असेसमेंट इवैल्यूएशन के बारे में सबसे पहले असेसमेंट के बारे में बात करेंगे। असेसमेंट जो होता है वो सूचना एकत्र करने की एक तकनीक है। ठीक है, असेसमेंट को अगर मैं बोलूं तो ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक ऐसा ऑनगोइंग प्रोसेस है जहां पे आप बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, ताकि बाद में आप एक डिसीजन ले सकें, ताकि बाद में आप उनका मूल्यांकन कर सके। तो यहाँ पे आंकलन से तात्पर्य सूचना एकत्र करने और छात्रों के ज्ञान, कौशल, क्षमताओं और प्रगति का मूल्यांकन करने से है, ताकि सूचित शैक्षिक निर्णय लिए जा सके। यही कहा गया, असेसमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे आप आए दिन बच्चों के बारे में जानकारी को कलेक्ट करते हैं और उसके बाद अंत में हम इसी के आधार पे क्या करते हैं, बच्चे का मूल्यांकन एट द एंड करते हैं। अब देखो, असेसमेंट में एक तो फॉर्मेटिव पूछा जाता है, एक समेटिव पूछा जाता है। आप सभी को डेफिनेटली ये पता होगा, हर किसी को, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं इसको। असेसमेंट अगर आपसे पूछा जाए फॉर्मेटिव तरीके का, तो इसको हम फॉर लर्निंग भी बोलते हैं, याद रखिएगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड असेसमेंट फॉर लर्निंग। और समेटिव जो होता है वो क्या होता है, ऑफ लर्निंग होता है। ठीक है, फॉर लर्निंग एंड ऑफ लर्निंग। फॉर लर्निंग का मतलब है कि हम बच्चों की इंस्ट्रक्शन के दौरान, निर्देश जब हम उनको दे रहे हैं पढ़ाने के दौरान, उनकी सीखने की प्रगति का आए दिन हम उनकी निगरानी करते हैं और उनकी कठिनाइयों का निदान हम करते जाते हैं। ये फॉर्मेटिव है, यानी कि जो ऑनगोइंग है, जो सतत है, जो बच्चे को फीडबैक देने का काम करे। समेटिव में ऐसा कुछ नहीं होता है। समेटिव में आप किसी चैप्टर, किसी यूनिट या फिर किसी सेशन के अंत में जो मूल्यांकन करते हैं, उनकी उपलब्धियों को बताने के लिए, उनकी अचीवमेंट क्या हुई, उनका रिजल्ट क्या आया, या उनकी वैल्यू क्या है, या फिर जजमेंट करने के लिए हम ऑफ लर्निंग करते हैं। तो इसे योगात्मक कहा जाता है। योगात्मक और जो आपका यहाँ पे फॉर्मेटिव है, ये दोनों ही काफी अलग हैं अपने आप में, दोनों की विशेषताएं अलग है। अब हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और पॉइंट बात करते हैं इवैल्यूएशन के बारे में। असेसमेंट हमने देख लिया, इवैल्यूएशन भी वही चीज है। अगर असेसमेंट ऑफ लर्निंग आपसे पूछा जाए कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है, तो ये आपका इवैल्यूएशन ही होता है। ठीक है, यहाँ पे जजमेंट कर रहे हैं, पहला पॉइंट। सिर्फ कीवर्ड यहाँ पे आप याद रख लो, सब कुछ पढ़ने की जरूरत यहाँ नहीं है, बाद में आप पीडीएफ से पढ़ सकते हो। तो जजमेंट आप दे रहे हो यहाँ पे। क्वालिटेटिव भी होता है, क्वांटिटेटिव भी होता है, यानी कि आप यहाँ पे बच्चों के गुणों का मूल्यांकन भी करते हैं और मात्रा का भी हम यहाँ पे ध्यान रखते हैं। यानी कि स्कोर अगर हम दे रहे हैं, नंबर दे रहे हैं, तो वो आपका मात्रात्मक है। गुणात्मक में उनकी रुचि क्या है, उनकी एबिलिटी क्या है, क्षमता क्या है, या उनकी क्या अभिवृत्ति है। तो ये कैसा होता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों होता है। उसके अलावा और पॉइंट है कि यहाँ पे अचीवमेंट लेवल को बताया जाता है। ठीक है, ये रिलायबल होता है, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो कंप्लीट रिलायबल होते हैं, जिन पे हम भरोसा कर सकते हो। और
इफेक्टिवनेस को डिटरमाइन करने के लिए हेल्प करता है। ये टीचर को हेल्प करता है कि वो इवैल्यूएट कर सके अपनी अपकमिंग जो भी टीचिंग स्ट्रैटेजीज हैं। तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये आपकी इवैल्यूएशन के अंदर आएंगे। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट पे। दोनों के बारे में अगर हम देखें तो असेसमेंट क्या है, ऑनगोइंग है, जैसे मैंने डिस्कस किया, लगातार आप कर रहे हो, कॉन्टिन्यूस है, पॉजिटिव है, इंडिविजुअलाइज्ड होता है, हर व्यक्ति अपने तरीके से यहाँ पे सीखता है और यहाँ पे फीडबैक दिया जाता है। इवैल्यूएशन में आप क्या करते हैं, जजमेंट कर देते हैं, ठीक है, ये जजमेंटल होता है और यहाँ पे हम बच्चों को एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग रिजल्ट को बता देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक। नैदानिक से काफी क्वेश्चन आता है, तो देखो डायग्नोस्टिक जो है वो आपके फॉर्मेटिव का पार्ट होता है। सिंपल सा इसमें क्या याद रखना कि जो भी कठिनाई वाले छात्र हैं, जिनको किसी चीज में कठिनाई है या जिनको सीखने में कमियां हैं, जिनकी सीखने में गैप्स हैं, उसको पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, निदान करते हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के दौरान जो भी बच्चे के अंदर गलतियां हो रही हैं, जो भी उसको कठिनाई आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, अगर हमें उसकी समस्या को पता लगाना है तो पता लगाने के लिए हम नैदानिक मूल्यांकन का सहारा लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। और नैदानिक मूल्यांकन के बाद हम क्या करते हैं, उपचारात्मक शिक्षण करते हैं ताकि उनकी कमियों को हम दूर कर सकें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, हम बात करेंगे कि मैथ्स के अंदर कौन कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिसको यूज किया जाता है इवैल्यूएशन में या फिर असेसमेंट में। सबसे पहले हम बात करेंगे पोर्टफोलियो के बारे में। पोर्टफोलियो क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो सबसे पहले आपसे यही वाला स्टेटमेंट डायरेक्टली पूछा जाता है पेपर में कि बच्चों के जो भी वर्क है, अच्छे अच्छे काम है, उनका एक जो कलेक्शन होता है, जो एक एकत्रित कार्यों को हम संग्रह करके रखते हैं, उसी को पोर्टफोलियो कहा जाता है। सो इट इज अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इट कुड बी डे टू डे वर्क और सिलेक्शन ऑफ द लर्नर्स बेस्ट पीस ऑफ वर्क। जो भी काम है वो या तो बेस्ट पीस ऑफ वर्क हो सकता है या फिर डे टू डे जो भी बच्चा अच्छे काम करता है उसको टीचर अपने पास कलेक्ट करके रखता है। पोर्टफोलियो जो है वो टीचर और स्टूडेंट दोनों ही तैयार कर सकते हैं। छोटे लेवल पे पोर्टफोलियो बनाने का काम टीचर का होता है और बड़े लेवल पे ये बच्चे खुद से भी करते हैं। अगर हम मैथ्स के पोर्टफोलियो की बात करें तो इसके अंदर बच्चे ने जो चार्ट बनाया, कोई मॉडल बना लिया, कोई पिक्चर बना ली या कोई भी मैथमेटिकल कोई चीज बनाई है, कुछ भी हो सकता है, कोई टेस्ट हो सकता है उसका जो उसने अच्छा किया, तो जो भी वर्क उसने किया है उस सबको जब हम एक तरह से कलेक्ट करते हैं तो कलेक्शन ऑफ वर्क जो है वो पोर्टफोलियो कहलाता है। दूसरा आता है रूब्रिक। तो ये ज्यादातर ये भी आपसे आजकल सीटेट के पेपर में पूछा जा रहा है, पिछले 2 वर्षों का अगर आप पेपर उठा के देखेंगे तो रूब्रिक में क्या होता है कि एक गाइडलाइंस को हम सेट कर देते हैं। क्या करते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल मैंने मैथ्स का रूब्रिक लगाया हुआ है पिक्चर में, आप देख सकते हो पिक्चर में किस तरीके से मैथ्स का अगर मुझे रूब्रिक बनाना है तो मैंने एक कैटेगरी सेट कर रखी है। मैंने लिखा है कि भाई बच्चे के अंदर कंटेंट एक्यूरेसी कितनी है, उसकी राइटिंग वोकैबुलरी कितनी है, ग्राफिक्स पिक्चर्स क्या है, ओवरऑल प्रेजेंटेशन क्या है, मैथ्स के इक्वेशंस को या प्रॉब्लम्स को वो कैसे सॉल्व करता है। यानी कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक गाइडलाइन को सेट हमने कर दिया है और उन गाइडलाइंस के आधार पर हम उसको यहाँ पे बताते हैं। तो ये क्या है, रूब्रिक छात्रों के काम के मूल्यांकन के लिए स्कोरिंग दिशा निर्देशों का एक सेट होता है। मतलब आप एक दिशा निर्देश यहाँ पे सेट कर लेते हैं जो शिक्षार्थियों के उपलब्ध समय की व्यवहार्यता, कार्य की प्रकृति पर निर्भर करता है कि उसने कैसा काम किया। ये वर्णनात्मक होता है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कि बच्चे का मैथमेटिकल प्रॉब्लम में वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसा है, तो 4 है तो ग्रेट वर्क हो गया, 3 है तो गुड हो गया, 2 है तो सेटिस्फैक्ट्री है, 1 है तो कुड बी बेटर हो गया। इस तरीके से हम उसको यहाँ पे रूब्रिक में जो डिस्क्रिप्टिव तरीके से हम उसको बता सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक क्या है, रूब्रिक का एक एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड आता है आपका रेटिंग स्केल क्या होता है और चौथा है चेकलिस्ट। दोनों ही बहुत ज्यादा पेपर में आते हैं। तो रेटिंग स्केल पहले देख लेते हैं। रेटिंग स्केल में आप क्या करते हैं, रेट कर देते हैं। आप रेट कैसे कर सकते हो, न्यूमेरिकल भी कर सकते हो, आप ग्राफिकली भी कर सकते हो। एक होता है आप ग्राफिक रेटिंग स्केल बना रहे, एक होता है आप न्यूमेरिकल बना रहे हैं। जैसे ये आपका क्या है, जो एग्जाम्पल है ये ग्राफिक है। अगर मैंने बच्चे को ये दिया है तो ये क्या है,
पुअर हो सकता है, ये है तो बहुत अच्छा है ना, स्माइली वाला हम ग्राफिक बना रहे हैं। तो यहाँ हम मैथ्स का किसी भी तरीके से रेटिंग स्केल किसी भी बच्चे का हम बना सकते हैं कि भाई यहाँ पे मैंने लिख दिया कि क्या क्या यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। यहाँ मैंने स्टूडेंट्स का, जिस भी स्टूडेंट का मुझे बनाना है उसका नाम मैंने यहाँ लिख दिया। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि मैथ में बच्चा एक्टिविटी में कितना पार्टिसिपेट करता है, वो न्यूमेरिकल में कैसा है, या फिर उसको कितनी कैलकुलेशंस आती है। इस तरीके से मैं कुछ भी किसी भी तरीके का रेटिंग स्केल यहाँ पे प्रेजेंट कर सकती हूँ। तो रेटिंग स्केल बेसिकली क्या होता है, आपके नंबर पॉइंटर पे आधारित होता है। जैसे 1 2 3 4 करके दे सकते हैं, या तो मैं कोई इमोजी वगैरह, या सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, अग्री, डिसअग्री, इस तरीके से मैं किसी भी तरीके से न्यूमेरिकली या ग्राफिकली रेटिंग स्केल बना सकती हूँ। चेकलिस्ट क्या होता है, चेकलिस्ट आपका यस और नो में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है कि यस और नो में क्या होता है, चेकलिस्ट होता है। चेकलिस्ट में हम जो भी बच्चे का प्रदर्शन रहा किसी भी चीज में उसको हम लिख देते हैं, और उसके आधार पर यस और नो में हम जो भी उसके बारे में हमें लगता है हम वो बता देते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इंग्लिश और सोशल साइंस का एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे कि प्रोजेक्ट बनाया बच्चे ने इंग्लिश में, हो सकता है वो मैथ में भी प्रोजेक्ट बना सकता है। मान लो मैथ और इंग्लिश में प्रोजेक्ट बनाया, तो मैं लिखूंगी कि हैज द चाइल्ड डन इनफ रिसर्च एंड कलेक्टेड रेलेवेंट कंटेंट। क्या बच्चे ने रेलेवेंट कंटेंट को कलेक्ट किया, क्या उसने रिसर्च किया मैथ के प्रोजेक्ट के लिए। किया है तो मैं यस लिखूंगी, नहीं किया है तो मैं नो लिखूंगी। इस तरीके से हम चेकलिस्ट प्रिपेयर करते हैं। आपको जो बच्चे के बारे में जानना है, जो आपको ऑब्जर्व कर आपने किया, उसको आप यहाँ लिख देते हैं और यस और नो में उसको बताते हैं। दोनों में यही अंतर है कि रेटिंग स्केल में आप ऐसे रेट कर देते हैं, चेकलिस्ट में आप केवल यस और नो में उनको बताते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम सोशल साइंस, मैथ्स, हिंदी, किसी भी विषय का चेकलिस्ट बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो है रिटन डिस्क्रिप्शन होता है। पहला तो ये आपके पेपर में आता है, ठीक है। तो रिटन है, ये रिटन कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्जर्वेशन या जो भी उसने इंसिडेंट किया। तो पहली बात ये क्या होता है, रिटन होता है, लिखित बच्चे का एक बिहेवियर जो है उसको लिख दिया जाता है, तो उसको एनेक्डोटल कहा जाता है। तो यहाँ पे कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड इज द ऑब्जर्व्ड बिहेवियर ऑफ अ चाइल्ड। बिहेवियर जो बच्चे का आपने ऑब्जर्व किया था उसी को यहाँ हम लिख देते हैं। इट इज डिफाइंड एज अ रिकॉर्ड ऑफ सम सिग्निफिकेंट आइटम ऑफ कंडक्ट, अ रिकॉर्ड ऑफ एन एपिसोड इन द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट। क्या बोला गया है यहाँ पे कि ये क्या है, आपका क्यूमुलेटिव और रिटन डिस्क्रिप्शन होता है अ चाइल्ड्स बिहेवियर, बच्चे के व्यवहार का रिटन डिस्क्रिप्शन है, जिसको आप क्या करते हैं यहाँ पे इस तरीके से आप उसको बता देते हैं। टीचर अपनी टीचर डायरी में भी इस तरह से जो है एनेक्डोटल रिकॉर्ड प्रिपेयर कर सकता है, वो एक अलग से कोई फाइल बना सकता है, और जो भी बच्चे के लाइफ में कोई इंसिडेंट रहा या क्लास में जो भी बच्चे का ऑब्जर्वेशन टीचर ने देखा, तो उसको ऐसे वो एनेक्डोटल बना देता है। जैसे कि यहाँ लिख देगा ऑब्जर्वर का नाम क्या, मतलब आप अपना नाम लिखोगे, है ना, ऑब्जर्वेशन डेट यानी किस डेट को आपने उसको ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्वेशन किस टाइम पे किया, बच्चे का नाम यहाँ लिख देंगे आप। फिर इंसिडेंट का डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखते हैं कि भाई आपकी क्लास में एक बच्चा बैठा था, वो काम नहीं कर रहा था, वो रो रहा था, मतलब कुछ भी हम जो आपने उस बच्चे को आपकी क्लास में या कहीं भी ऑब्जर्व किया है उसको आप यहाँ लिख देते हो। फिर आप यहाँ पे लोकेशन का डिस्क्रिप्शन बता सकते हो जो भी आपको लग रहा है, और उसके बाद आप सजेशन बताते हैं, आप अपने एक्शन बताते हैं कि इस बच्चे को सुधारने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा वो शैतानी कर रहा था या वो बहुत उदास रहता था, आप उसके रीजन फाइंड आउट करेंगे एंड देन आप यहाँ लिखेंगे कि आप उसके इस व्यवहार को कैसे दूर कर सकते हैं या क्या हम तरीके अपना सकते हैं। फिर यहाँ पे आप अपने साइन करेंगे। तो इस तरीके से हम क्या प्रिपेयर करते हैं, एनेक्डोटल प्रिपेयर करते हैं, जो कि पोर्टफोलियो से बहुत अलग है। आप देख रहे हो पोर्टफोलियो में तो केवल हम कलेक्शन कर रहे थे, यहाँ पे ये रिटन डिस्क्रिप्शन होता है, लिखित एक बच्चे का व्यवहार हम रिकॉर्ड करके यहाँ उनको लिखते हैं और यहाँ पे प्रॉपर एक्शन लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट अपने कंसेप्ट पे। ओके, नेक्स्ट आता है कुछ टीचिंग मेथड्स जो कि आपके मैथ्स में स्पेशली पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है इंडक्टिव मेथड, जो कि मैथ्स को पढ़ाने का सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है, इंडक्टिव तरीके से पढ़ाना, ठीक है। तो यहाँ पर है कि यहाँ पे हम किस तरीके से यहाँ पे हम चीजों को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले याद रखना, नियम को निकालना यहाँ पे होता है। यहाँ पे रूल को क्या किया जाता है,
एक तरह से रूल को स्थापित किया जाता है, एस्टैब्लिशमेंट किया जाता है रूल को, क्योंकि यहाँ पे हम उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। मतलब आपके सामने कोई एग्जाम्पल है, उससे आप किसी भी रूल को निकालना सीखते हैं, तो ये इंडक्टिव मेथड हो गया। इसको हम एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट भी बोलते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना, या फिर विशेष से सामान्य की ओर जाना इसको कहा जाता है। और इसके सोपान देख लेते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आप बच्चों के सामने एक एग्जाम्पल प्रेजेंट करते हैं, जो भी बच्चों को आप बताना चाहते हैं उसके उदाहरणों को पहले आप देंगे। बच्चे उदाहरणों को उनके सामने जब वो उदाहरण आएंगे तो वो उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको ध्यान से ऑब्जर्वेशन करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। उसके बाद वो जनरलाइजेशन पे जाते हैं, और जनरलाइजेशन के बाद जब रूल कहीं ना कहीं बच्चे को आ गया, सिद्धांत आ गया या रूल को वो समझ चुके हैं, उसके बाद उसको टेस्टिंग और वेरिफिकेशन बाद में बच्चे करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कि इंडक्टिव से डिडक्टिव तरीके की तरफ यहाँ पे बच्चा स्टेप्स बाय स्टेप्स जाता है। स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे उदाहरण उसको दिया, फिर उसने ऑब्जर्व किया, फिर उसको जनरलाइज किया। जनरलाइज के बाद जब वो वेरिफिकेशन करता है तो इसको हम डिडक्टिव अप्रोच कहते हैं। ठीक है, तो यह विधि सबसे अच्छी मानी जाती है प्राइमरी लेवल पे, और बच्चा यहाँ पे करके सीखता है, उसकी खोज प्रवृत्ति विकसित होती है, और बच्चे यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, इसलिए इस विधि को बेस्ट माना जाता है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपको बेसिकली मैगजीन याद रखने थे। गिवन टू प्रूफ की ओर जाना, मतलब जो प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर जाना, उदाहरण से नियम की ओर जाना, स्थूल से सूक्ष्म या फिर विशेष से सामान्य की ओर जाना यहाँ पे होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, दूसरा है निगमन विधि। जैसे कि मैंने बोला कि आगमन विधि के अंदर अगर आप ये स्टेप देखेंगे, आफ्टर जनरलाइजेशन हम क्या कर रहे हैं, टेस्टिंग और वेरिफिकेशन कर रहे हैं। तो यहाँ से आपका क्या स्टार्ट हो जाता है, डिडक्टिव मेथड स्टार्ट हो जाता है आगमन के अंदर ही। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, डिडक्टिव में हम पहले से ही पूर्व प्रयोगों, पहले से ही दिए गए नियमों और उदाहरणों के द्वारा केवल सत्यापित और सूत्रों को वेरिफिकेशन करने का काम करते हैं। क्या किया जाता है यहाँ पे कि पहले से ही रूल गिवन होता है, पहले ही टीचर्स बच्चों को जो कंसेप्ट है वो पढ़ा देता है, सिद्धांतों को पढ़ा देता है। केवल बच्चे का काम होता है उसको टेस्ट करना, उसको क्या करना, वेरीफाई करके उसको सीखना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि बालकों को पहले से ही सभी चीजें जो रूल है वो बता दिए जाते हैं, केवल बच्चे को यहाँ पे खोजे गए नियमों और सिद्धांतों को वेरीफाई करना होता है। तो यहाँ पे हम किस मैक्सिम को फॉलो करते हैं, यहाँ पे जनरल टू स्पेसिफिक हम जाते हैं। ठीक है, तो जनरल टू पर्टिकुलर जाना यानी जनरल टू स्पेसिफिक इसको कहा जाता है। जनरल मतलब कि आपने पहले से ही कोई रूल उनको दिया हुआ है और उसके आधार पर रूल दे दिया, उसको टेस्ट करके बच्चा कहाँ जाता है, एग्जाम्पल की ओर जाता है। तो यहाँ पे सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाना, नियमों से उदाहरण की ओर जाना यहाँ पे फॉलो किया जाता है। फिर यहाँ पे इसकी कुछ मेरिट डिमेरिट भी है, जैसे कि इस विधि में कम समय और कम परिश्रम में ही अधिक प्रश्नों को हल किया जाता है। ये एक फायदा है, एक लाभ है कि ये बेसिकली बड़े लेवल पे अच्छा बना जाता है इस विधि को। जब हम बड़े सवालों को हल करते हैं गणित में, तो अगर बहुत लंबा कोई सवाल है तो उसके लिए निगमन विधि बेस्ट है, क्योंकि कम समय में कम परिश्रम में हम बड़े सवालों को सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा है कि यहाँ पे टीचर को सक्रिय रहना पड़ता है, लेकिन विद्यार्थी यहाँ क्या होते हैं, पैसिव होते हैं। बच्चों को पहले से ही रूल बता दिया गया तो उनके अंदर खोज की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा नहीं होती है, केवल उनको वेरीफाई करना होता है, केवल उनको उसको टेस्ट करना होता है बार बार। तो यहाँ बच्चे निष्क्रिय रहते हैं। यह विधि मनोवैज्ञानिक नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई खोज नहीं हो रही यहाँ पर, और यहाँ पे अवसर नहीं मिलता बच्चों को, ये तो आपको पता ही होगा। और बड़ी कक्षाओं तथा पाठ के कठिन अंशों को अगर हमें पढ़ाना है तो ये विधि बेस्ट मानी जाती है। अगर हमें कोई डिफिकल्ट कोई क्वेश्चन कराना है तो आगमन से बहुत समय लग जाता है, इसलिए हम निगमन को ही यूज करते हैं। बड़े लेवल पे निगमन को हम फॉलो करते हैं, छोटे लेवल पे आगमन ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये है निगमन और आगमन विधि। अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आता है एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल और सिंथेटिक मेथड यानी कि विश्लेषण और संश्लेषण विधि क्या होती है। तो देखो, विश्लेषण और संश्लेषण आपने ब्लूम टेक्सोनोमी में भी पढ़ा होगा। जब भी हम विश्लेषण की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे सामने कोई भी एक छोटी प्रॉब्लम है या कोई भी एक समस्या होती है, उस समस्या को जब आप तोड़ के देखते हैं, आपने एक समस्या के टुकड़े कर दिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं कि कोई एग्जाम्पल है कि मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि पोल्यूशन के क्या कारण है। अगर मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा कि पोल्यूशन के क्या कारण है, आपके सामने एक प्रॉब्लम आ गई,
अब आप इस प्रॉब्लम को क्या करेंगे, तोड़ के देखेंगे। आप पोल्यूशन के कारणों को जानने की कोशिश करेंगे, यानी जो समस्या है उसको तोड़ रहे हैं। तो जब हम किसी भी समस्या की तह तक पहुंचने के लिए उस समस्या को छोटे छोटे भागों में विभक्त करते हुए जाते हैं, अज्ञात से ज्ञात तक अगर हम जाएं तो वहां पे हम एनालिसिस मेथड को यूज करते हैं। तो इस विधि में निष्कर्ष से ज्ञात तथ्यों की ओर हम चलते हैं, और इस विधि में प्रत्येक जो पद है वो विधिवत होता है, तर्कयुक्त होता है। यानी कोई ये प्रॉब्लम है आपके सामने, इसको आप विधिवत या लॉजिकल तरीके से तोड़ के देखते हैं, समाधान करने की कोशिश करते हैं। संश्लेषण में क्या होता है, हम यहाँ पे ज्ञात से अज्ञात चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अज्ञात से ज्ञात था, ठीक है, याद रखना। अननोन, आपको पता नहीं था कि पोल्यूशन के क्या कारण है। अननोन टू नोन गए, आपने इसके रीजंस को फाइंड आउट करने की कोशिश की, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, यानी अज्ञात से ज्ञात की ओर गए आप विश्लेषण में। संश्लेषण में क्या होता है, हम ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, यानी कि पहले से ही किसी समस्या को दे दी जाती है और उसके बाद हम सूचनाओं को हल करते हुए एक रिजल्ट पे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो संश्लेषण में आप क्या कर रहे हो कि बहुत सारे आपके सामने पार्ट्स थे, पार्ट टू होल जा रहे हैं। आप एक तरीके से बहुत सारी चीजों को समाहित करते हुए, तथ्यों को समाहित करते हुए, जांच करते हुए एक रिजल्ट पे जा रहे हैं। तो ये आपने एक रिजल्ट निकाला, आपने एक मूल्यांकन कर दिया, तो ये सिंथेसिस है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यही पोल्यूशन वाला अगर मैं आपको बताऊं, मैं आपको पहले से बता दूं कि नदियों का पानी जो है वो गंदा हो रहा है, पहला। दूसरा मैं बोलूँ कि भाई ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, या मैं बोलूँ कि कोई भी रीजन बता सकती हूँ कि गाड़ियों की जो संख्या है, वाहनों की संख्या वो बहुत ज्यादा हो रही है। मैंने आपको 3-4 चीजें अगर बता दी तो आप इन चीजों को कलेक्ट करके मुझे बताएंगे कि हाँ पोल्यूशन हो रहा है। यानी कि आप दोनों में डिफरेंस समझिए क्या है। एनालिसिस में तो आप एक प्रॉब्लम को तोड़ रहे थे, उसके कारणों को फाइंड आउट खुद कर रहे थे, लेकिन सिंथेसिस में मैंने आपको कारण पहले ही बताए, आपने मुझे केवल एक फैक्ट बताया कि हाँ पोल्यूशन हो रहा है, इसलिए ये रीजन है। तो यानी कि संश्लेषण में हम क्या कर रहे हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर चल रहे हैं। ज्ञात चीजें हैं आपके सामने, आप अज्ञात की तरफ गए, और समस्या जो भी है उसको एकत्रित यहाँ पे किया जाता है और एक रिजल्ट को बताया जाता है, ठीक है। तो ये था एनालिसिस एंड सिंथेसिस। अब आता है समस्या निवारण विधि, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग। काफी क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज्यादा आपके स्टेजेस से क्वेश्चन आते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड एक साइंटिफिक मेथड है, जहां पर जो स्टेजेस है उनको बच्चा फॉलो करते हुए यहाँ पे किसी भी चीज को निकालता है। जैसे कि सबसे पहले समस्या की पहचान करना, इसके स्तर याद रखना, 5 स्टेज होते हैं। अलग अलग लोगों के अनुसार अलग अलग दिया गया है, लेकिन कॉमनली आपको 5 याद रखने। सबसे पहले किसी भी समस्या की पहचान हम करते हैं, हमें जो सॉल्व करना है हम उसको पहचान करेंगे, फिर हम डेटा कलेक्ट करेंगे उसको सॉल्व करने के लिए, फिर एक हम हाइपोथेसिस बनाएंगे। हाइपोथेसिस मतलब उसके हम रीजन को फाइंड आउट करेंगे कि भाई ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। किसी एक प्रॉब्लम को आप 1, 2, 3 विधियों से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने एक परिकल्पना बनाई, फिर इन परिकल्पनाओं को टेस्ट करते हैं। पहली विधि से करके देखोगे, दूसरी विधि से करके देखोगे, तीसरी विधि से आप किसी भी चीज को करके देखोगे। तो अगर मान लो कि आपकी तीनों परिकल्पनाओं में से दूसरी वाली परिकल्पना सत्य हो गई, तो हम इसको क्या कर देंगे, सामान्यीकरण कर देंगे। मतलब आपके सामने प्रॉब्लम थी, आपने उसके बारे में जानकारी को एकत्रित किया, डेटा संचय किया, फिर आपने हाइपोथेसिस बनाए कि भाई अगर कोई रीजन, अगर कोई समस्या है, कोई सवाल आपको नहीं आ रहा, तो 3 विधियां दी हुई हैं, तीनों विधियों में से आपको दूसरी वाली विधि से सवाल आपका हल हो गया, पहली और तीसरी विधि गलत थी, तो आपकी कौन सी परिकल्पना सत्य हो गई, सेकंड वाली सत्य हो गई। तो यही चीज हम यहाँ भी करते हैं। जो भी परिकल्पना सत्य हो जाती है, जिसको हम सॉल्व कर लेते हैं, उसको हम सामान्यीकरण कर देते हैं। तो इस तरीके से हम समस्या का हल निकालते हैं। अब आता है आपका एक क्वेश्चन पोल्या के अनुसार। जॉर्ज पोल्या के अनुसार जो सीक्वेंस है वो 4 हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ये आपके सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है अभी रिसेंट। तो पोल्या के अनुसार 4 स्टेप कौन कौन से हैं समस्या समाधान में। पहला है प्रॉब्लम को समझना कि क्या समस्या है, फिर आप प्लान करते हो उस समस्या को हल करने के लिए, फिर जो भी आपने प्लानिंग की उसको कैरी आउट करते हैं, और चौथा है कि लुक बैक करना। कोई अगर गलती है तो उसको आप देखते हो, उसको आप चेकआउट करते हो कि कोई गलती तो नहीं रह गई, या आपने कितना किया, कितना सीखा। तो 4 स्टेप में पोल्या ने बांटा है प्रॉब्लम सॉल्विंग को। बाकी अगर हम
वैसे देखें तो 5 स्तर होते हैं जो मैंने अभी डिस्कस किया। आई होप कि ये सारे स्टेप्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं 2 प्रकार के प्रश्नों की तरफ जो कि मैथ्स में बहुत पूछा जाता है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या है, इनको हम डाइवर्जेंट भी कहते हैं, जहां पे आपको किसी भी सवाल का हल बताने के लिए आपके पास वेरियस रीजंस हैं, आपके पास बहुत सारे हल जहां पे आप निकाल लेते हैं, वो आपके ओपन एंडेड तरीके के प्रश्न कहलाते हैं। ठीक है, और क्लोज एंडेड कौन से होते हैं, इनको कन्वर्जेंट क्वेश्चंस बोला जाता है, जहां पे आप किसी भी सवाल को या तो यस और नो में बता रहे हैं, या आप एक लाइन में आंसर कर रहे हैं, या फिर करेक्ट इनकरेक्ट में आंसर कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्लोज एंडेड क्वेश्चन में बच्चा आपको एक ही आंसर देगा। ठीक है, जैसे क्लोज एंडेड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जैसे मैं बोलूं 2 + 2 = 4। ठीक है, तो ये आपका क्या है, क्लोज एंडेड है। इसका एक ही उत्तर है कि 4 होगा। अगर मैं इसी का ओपन एंडेड बनाऊं तो मैं बोलूं, मैं ये बोल सकती हूँ कि एक में मैं ये बोल सकती हूँ कि 4 लाने के लिए, अगर मैं बोलूं कि 4 लाने के लिए विभिन्न संख्याओं को जोड़ें, कि ऐसी कौन सी 2 संख्याएं हैं जिससे 4 आ सकता है। अगर ये प्रश्न मैं आपसे पूछूं तो ये आपका क्वेश्चन क्या है, ओपन एंडेड है, बिकॉज यहाँ पे आप मुझे बहुत तरीके से 4 लाके दे देंगे। आप हो सकता है 3 + 1 कर दे तो 4 आ जाए, हो सकता है आप 2 + 2 करें तो 4 आ जाए, हो सकता है कि यहाँ पर मैं माइनस करके 4 ले आऊं, है ना, 10 में से 6 घटा के मैं 4 ला सकती हूँ। तो यानी कि ओपन एंडेड क्या है कि मैंने पूछा कि 4 लाने के लिए कौन सी 2 संख्याओं को यूज किया जा सकता है, आप 10 तरीके से मुझे आंसर कर देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या था, आपका आंसर एक ही था। तो ये है ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और आपके क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, जो ये आप टेबल देख रहे हैं, ऐसे आपके क्वेश्चन बनते हैं। जैसे देखो, ये क्वेश्चन है कि फाइंड द 2 नंबर्स whose sum is 8, यानी कि 2 ऐसे नंबर को फाइंड आउट करो जिसका जो सम हो वो 8 आए। ठीक है, तो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। इसको मैं कैसे भी 8 ला सकती हूँ, मैं 1 + 7 कर सकती हूँ, मैं 2 + 6 कर सकती हूँ, 3 + 5 कर सकती हूँ, 4 + 4, मतलब मेरे एक सवाल के 4 जवाब यहाँ हो गए। तो ये ओपन एंडेड हो गया, डाइवर्जेंट हो गया। फिर है ड्रॉ ट्राइंगल विद पेरीमीटर। अब यहाँ पे देखो, पेरीमीटर 50 के साथ हमें जो है ट्राइंगल ड्रॉ करना है, तो मैं ट्राइंगल किसी भी तरीके से कर सकती हूँ जिसका सेंटीमीटर 50 हो, ये भी ओपन एंडेड है। फिर है व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 25। फैक्टर्स अगर मुझे बताना है तो ये जो है आपका बहुत ही ज्यादा क्लोज है, बिकॉज इसका फिक्स आंसर आपको मिलेगा। तो ये क्या है, आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो गया। फिर है डिफाइन पेरीमीटर, तो ये भी क्या है, इसका ये भी आपका क्लोज एंडेड है, बिकॉज पेरीमीटर की जो डेफिनेशन होगी वो एक ही होगी, वो 10 डेफिनेशन नहीं हो सकती। तो डिफाइन करना जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो आपके कन्वर्जेंट में आएंगे, जिनका केवल एक फैक्ट में एक लाइन में आंसर है। ठीक है, तो ये है आपके क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड, इस तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात करेंगे त्रुटियों का क्या महत्व है। त्रुटियों से क्वेश्चन आता है, तो पहली बात कि त्रुटियां जो है वो कभी भी बाधा के रूप में आप उनको नहीं लगाएंगे। त्रुटियां जो है वो अध्ययन प्रक्रिया की आवश्यक भाग होता है, पहला हमारी लर्निंग में इंपॉर्टेंट है। गणित अध्ययन में बच्चे बहुत सारी त्रुटियां करते हैं और त्रुटियों को हमेशा पॉजिटिव लेना चाहिए। एक क्वेश्चन ये बनता है, त्रुटियों को पॉजिटिव लेना चाहिए, ये हमारे लर्निंग का हिस्सा है। और हमें गणित को ऐसे विषय पर के रूप में लेना चाहिए जहाँ पे बच्चे उसके बारे में चर्चा कर सकें, और यहाँ पे गणित में संप्रेक्षण होना चाहिए, सकारात्मक संप्रेक्षण बोला गया गणित में, ताकि वो अपनी त्रुटियों को कम करे। फिर उसके बाद है निपुणता प्राप्त करने के लिए गणित में किसकी जरूरत होती है, अभ्यास की। अगर हमें बच्चों की प्रोफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है, अगर हमें मास्टरी लानी है किसी भी चीज में, गणित में, तो हमें क्या कराना है, एक्सरसाइज, यानी निरंतर प्रैक्टिस, अभ्यास हमें कराना है। फिर अभ्यास में गलतियों का होना स्वाभाविक है, अतः त्रुटियां गणित की अध्ययन प्रक्रिया का आवश्यक भाग होती हैं। ये पॉइंट याद रखिए, क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या है, अभ्यास में गलतियां हमें अभ्यास कराना चाहिए। अभ्यास में गलतियां अगर होती हैं तो उन्हें एज ए लर्निंग इंडिकेटर हमें देखना चाहिए, सीखने के का एक इंडिकेटर उसको माना जाना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे अपने लास्ट कंसेप्ट की ओर, जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। काफी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये समझ में भी नहीं आता है, तो आज बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगी। ध्यान से सुनिएगा अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो।
देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन में 4 प्रकार की प्रॉपर्टीज जो है जहां से सीटेट में पेपर में आता है, ठीक है। पहला है क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी। ध्यान से समझना क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, जिसको क्रम विनिमय गुण कहते हैं। अब देखो नाम से क्या लग रहा है हिंदी में, क्रम विनिमय, यानी कि जो क्रम है अगर आप क्रम चेंज कर देंगे तो भी आपका उत्तर सेम रहेगा, इसी को कहा जाता है क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी। जब भी हम कोई सवाल करते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूं 2 into 6 इज इक्वल टू, या फिर मैं बोलूं 6 into 2, या फिर 9 गुणा 4 और 4 गुणा 9, तो अगर मैं आपको इस तरीके का क्वेश्चन दूं जहां पे मैंने दोनों संख्याओं को उलट फेर कर दिया तो भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, 36 आएगा, इसका भी आपका 12 आएगा। यानी कि यहाँ पर इसको क्रम विनिमय गुण कहते हैं कि अगर हम संख्याओं का क्रम बदल दें तो भी आपका आंसर वही रहता है। अगर गुणनफल संख्याओं के क्रम से जो है गुणनफल में कोई भी चेंज नहीं आता है, आंसर आपका सेम आएगा। इसी को कहा जाता है क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, आपने क्रम बदल दिया लेकिन आंसर सेम है। दूसरा है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में देखो क्या है कि गुणन के समापन, इसको समापन संपत्ति कहते हैं। समापन संपत्ति यह बताती है कि जब संख्याओं के एक सेट गुणन के तहत अगर बंद हो तो सेट से किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल सेट का ही होता है। कहने का मतलब देखो यहाँ पे सिंपल सा है, या एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे देखो यहाँ पे है कि 2 है, -2 है, ये क्या है आपका बंद है, और अगर मैंने इसको 8 से किया तो भी आंसर आपका क्या आएगा, -16 आएगा। तो ये क्या है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी है, ठीक है। तीसरा है एसोसिएटिव। यहां से काफी क्वेश्चन आते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है कि साहचर्य गुण में 3 पूर्ण संख्याओं का गुणन शामिल होता है, पहली बात, ठीक है। इसमें कहा गया है कि यदि किन्हीं 3 पूर्ण संख्याओं को किसी भी तरीके से क्रम से गुणा किया जाए तो उत्तर सेम आता है। देखो इसमें भी वही चीज है, क्लोजर प्रॉपर्टी में। ये देखो यहाँ पर आप 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है। तीनों एग्जाम्पल ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे 2 into 3 है, ठीक है, और ये 6 है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया। एक आप देखोगे ब्रैकेट से है और एक बाहर है, तो ये इसका आंसर क्या है, 36 आया। अब देखो इस वाले में क्या है, 3 गुणा 6 है, इधर 2 गुणा 3 था, इधर 3 गुणा 6 है, और इधर 2 आ गया। यानी कि यहाँ आप देखोगे कि नंबर में उलटफेर हो रहा है। 3, 2 और 6 तीनों नंबर में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ उलटफेर कर रहे हैं। उलटफेर किसी भी तरीके से अगर हम करें, किसी भी क्रम से करें, तो आंसर हमेशा हमारा 1 आ रहा है, 36 आ रहा है। इसी को एसोसिएटिव कहा जाता है, ठीक है। क्लोजर में तो आप केवल एक संख्या को कर रहे थे, एसोसिएटिव में आप क्या कर रहे हो, एसोसिएटिव में एसोसिएशन हो रहा है, यानी कि इस तरीके से आपको A into B, फिर यहाँ पे C आ जाएगा, इस तरीके से आपको संख्याएं देखने को मिलेगी, तो वो आपका आंसर सीधा एसोसिएटिव आप लगाएंगे। तो आप कैसे पहचान सकते हो कौन सी प्रॉपर्टी है, इस तरीके से सवाल देख के आप पहचान सकते हो, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे क्लोजर में एक संख्या है तो ये क्लोजर हो गया, यहाँ पे 2 यहाँ पे गुणा है, एक संख्या बाहर है तो ये एसोसिएटिव हो गया। इस तरीके से आप जब आप सवाल देखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से ये पता चलेगा। लास्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है, जिसको वितरण गुण कहते हैं, तो यह बताता है कि जब 2 संख्याओं के योग को तीसरी संख्या से गुणा किया जाता है तो हमेशा 2 उत्पादों के योग के बराबर आंसर आता है। देखो इसमें क्या आ गया, डिस्ट्रीब्यूटिव में योग आ गया, तो अगर यहाँ पे आपको प्लस दिख रहा है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया सीधा सा। जैसे कि देखो यहाँ बोला गया कि 2 संख्याओं के योग को, यानी कि यहाँ पे 2 संख्याओं का योग क्या हो गया, 7 और 3 10। 2 संख्याओं के योग को तीसरी संख्या से गुणा किया जाए, तो तीसरी संख्या यहाँ क्या है, 2 है, तो 2 संख्याओं के योग को मैंने तीसरी संख्या से गुणा किया, तो उत्तर जो होगा वो 2 उत्पादों के योग के बराबर होगा। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर इसको भी मैं गुणा करूंगी तो भी आपका आंसर वही आएगा। तो ये आपका कौन सा प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, 2 संख्याओं के योग को किसी तीसरी संख्या से गुणा कर रहे हैं, तो आपका उत्तर उन्हीं 2 संख्याओं के योग के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो आपको ध्यान रखना है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत इजीली आपको ये समझ में आ जाएगा। आई होप आज के सेशन में आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। एंड पार्ट 1 के लिए आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट मैंने मैथ्स के लिए बनाई हुई है, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगा। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट, कोई भी फीडबैक देना है तो प्लीज आप मुझे फीडबैक दीजिए।
एंड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें। और फॉर मोर वीडियोज यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।